प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अनिल सिंह सर। अनिल सिंह सर, बहुत-बहुत स्वागत। जय सिया राम, धन्यवाद। जय श्री राम सर, जय श्री राम। सभी दर्शकों को भी जय और सिया राम। जी, और दर्शकों आज जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है उस विषय का राहुल गांधी। मेरी अपने विचार में राहुल गांधी भारत के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं और भारत के उत्थान के लिए सबसे ज़रूरी आदमी अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी। कारण ये है कि राहुल गांधी के माध्यम से पता चलता है कि भारत का देखिए उत्थान तो तभी होगा ना जब पता चलेगा कि नुकसान किस चीज से हो रहा है या किन बातों से हो रहा है, किन लोगों की वजह से हो रहा है। तो राहुल गांधी के कारण से पता चलता है कि नुकसान के कारण क्या-क्या है और किस प्रक्रिया को फॉलो करते-करते नुकसान हो सकता है। और उनके पीछे जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी हैं जब वो भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा में निकलते हैं तो उन लोगों को देखिए, आपको पता चल जाएगा इन लोग से बच जाएगा भारत तो अपने आप बढ़िया और बेहतर हो जाएगा। तो इन दैट वे राहुल गांधी जी काफ़ी ज़रूरी इंसान है भारत के लिए। और अनिल सर, आपके भी कुछ विचार हैं राहुल गांधी जी देखिए चुनाव में 2 ही चेहरे दिख रहे हैं, एक मोदी जी, एक राहुल गांधी जी और ज़ाहिर-सी बात है कम से कम इस आदमी को वो आदमी सड़क पे तो दिखता है, बाकी लोग विपक्ष क की तरह नहीं कि घर में बैठे हुए हैं चैन से। तो लेकिन सड़क पे जब निकल जाते हैं तो एकदम सड़क वाली हरकतें करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी है मतलब ही इज़ टोटली एंटरटेनिंग हिज़ ऑडियंसेस। अनिल सर, आपकी क्या राय है जो चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके का चुनाव राहुल गांधी लड़ रहे हैं? अनिल सर। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक सभा में वो ये कहते हुए सुने गए कि मैंने जैसे ही एक्स-रे की बात की तो मोदी डर गया और जब वो डर जाता है तो इधर-उधर की बात करने लगता है। कभी पाकिस्तान की बात करता है, कभी चीन की बात करता है, मुद्दे की बात नहीं करता है। मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते समय और इसको लेकर के हमारे कुछ मित्र जो है वो हत्थे से उखड़ गए बिल्कुल और कई वीडियो जो है बना डाले हैं उनको कोसते हुए, उनके खिलाफ उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझता। थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा लेकिन मोदी जी की कार्यशैली और उनकी चिंतन शैली को समझने के लिए ये उदाहरण जो है काफ़ी उपयुक्त होगा। एक वीडियो और मैं देख रहा था, उसमें एंकर ने किसी मेजर जनरल रैंक के किसी अधिकारी को बैठा रखा था अपने पास और प्रश्न ये था कि ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत किसका समर्थन करेगा? और जो मेजर जनरल साहब थे वो भी जो है वो भक्तों की तरह से ही कि वो नेहरू नहीं है, ये मोदी है, ये कर देगा, वो कर देगा। एक किस्म का रेटोरिक जो है वो भी दे रहे थे। जबकि मैं समझता हूँ कि मोदी जी तो इस तरह से नहीं सोचते। वो ईरान और इजराइल में किसका समर्थन करेगा भारत, ये सवाल ही गलत था। सवाल ये होना चाहिए था, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सवाल ये होना चाहिए था कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर आक्रमण नहीं करता है तो उस परिस्थिति का भारत कैसे फायदा उठाएगा और अगर आक्रमण कर देता है तो उसका फायदा कैसे उठाएगा? समझ रहे हैं? तो यहाँ लड़ाई ये है कि किस तरीके से परिस्थिति को अपने हक में इस्तेमाल किया जाए। मोदी जी को आप देखिए तो किसी भी चीज पर जो है वो बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन तो कभी देते ही नहीं। तुरंत ही कोई घटना हो जाए, तुरंत ही जो है कोई बयान दे दे उल्टा सीधा और मोदी जी जो है ताव में आकर के घंटे भर के अंदर उन्होंने इस पे अपना रिएक्शन दे दिया हो। ऐसा तो हमने पिछले 10 साल में तो देखा नहीं, दरअसल पिछले 25 साल में 20 साल में नहीं देखा। 2002 से जब से वो पावर में है 20-22 साल से उनको हमने किसी भी चीज पर अनरफल्ड होकर के जो है रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। तो हमें क्यों करना चाहिए उस तरीके से रिएक्ट?
हमें तो ये देखना चाहिए कि राहुल जी ने, और मैं उनको जी ही कहूँगा, अगर आपने हमारे एक आध वीडियो और देखे हों इस विषय पर, तो मैं तो उनको भाई एक परमहंस कोटि का संत ही समझता हूँ। और अभी भी मैं इस विचार पर कायम हूँ। अगर आप इस पे चर्चा करना चाहेंगे तो मैं आऊँगा उस पे। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी ने मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, हमें उस तरह से करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके की बातें करके वो हमारा ही काम कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं वही तो हो रहा है। वो इस तरीके से आदमी गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इससे जो क्या उनका कोई फ़ायदा हो रहा है? वो और ज़्यादा अपने को एक्सपोज़ कर रहे हैं। 2-4 लोग जो उनसे प्रभावित अदरवाइज़ हो भी रहे थे, वो भी नहीं होंगे। तो जब वो हमारा ही काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों परेशान हों उसके लिए? ठीक है भई, बहुत अच्छी बात है, करते रहो। और जहाँ तक ये तो हुई मतलब उनके बात करने की स्टाइल की बात। ये तू-तड़ाक की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो उस स्पीच में जो कंटेंट जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मोदी डर गया। तो मैं तो समझता हूँ भाई कि डर जाना जो है वो एक समझदारी का सूचक है। हार जाने से तो डर जाना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप निडर हो करके जो है लड़ रहे हैं और हार जाते हैं, तो उस निडर होने का क्या फ़ायदा है? राहुल जी तो बल्कि और ज़्यादा सावधान होने का मौका देते हैं अपने विरोधी को, अपनी घृणा को कभी छिपाते नहीं। अब देखिए, ये सुन त्जू ने नहीं, मेरे ख्याल से ये जो द गॉडफादर उपन्यास में जो डॉन कॉर्लियोने नाम का एक आदमी है, ये उसने कहा है, अपने बेटे को शिक्षा देते हुए वो कहता है कि नेवर हेट योर एनिमी, शत्रु से जो है कभी घृणा मत करो। और सुन त्जू जो आर्ट ऑफ वॉर किताब के लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि भाई शत्रु को जानो पहले, लड़ाई शुरू करने से पहले अपने आप को जानो, शत्रु को जानो, उसके बाद सही समय पर, सही जगह पर, सही हथियारों से लड़ाई लड़ो। तो राहुल जी तो ऐसे आदमी हैं कि अपने आप को पहचानने का पूरा मौका देते हैं, कोई चीज़ वो छिपाते नहीं। इसीलिए मैं उनको संत कहता हूँ कि अगर कोई आदमी सर आपने इतनी किताबों की बात की, मुझे भी एक किताब याद आ रही है, राग दरबारी। तो उसमें जो है रुपन बाबू अंत में जब गाँव की पॉलिटिक्स की कहानी है और वैद्य जी थे, वो कई साल तक वहाँ प्रधान रहे। तो रुपन बाबू को कहा जाता है कि अब तुम गाँव छोड़ दो, तुम यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। तो पूछते हैं क्यों? तो उनसे क्या कहते हैं, जो आदमी कहता है, उनको सुझाव देता है, वो कहता है कि तुमको अब सब लोग यहाँ जान गए। जब वैद्य जी आए थे, तो जब तक लोग वैद्य जी को जानते, तब तक वैद्य जी जीत चुके थे। अब जो है तुमको जीतने से पहले लोग जान गए हैं, अब तुमको वो लोग मतलब अब तुम पूरी तरह जनता तुमको जान गई है। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज तक लोग नहीं जान पाए उनको। कयास लगा रहे हैं, बड़े-बड़े लोग कयास लगाते रहते हैं, वो छलांगे लगाते रहते हैं। उनकी टीम, उनके विरोधी कोई नहीं जान पाता। इस मामले में आपकी बात एकदम सही साबित होती है कि राहुल गांधी जी को लोग जान गए हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल स्वयं राहुल गांधी जी ने ही प्ले किया है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। तो यहाँ जो है लड़ाई चुनाव की है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन कितनी साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करता है। राहुल जी अगर सड़क छाप छाप भाषा का इस्तेमाल करके थोड़ा सा एक आध ब्राउनी पॉइंट स्कोर करके अगर वो अपने आप को विजेता के तौर पर देखने लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मगर मोदी जी को जो है कौन आदमी क्या-क्या नहीं बोला है यार, पिछले 15-20 सालों में क्या-क्या नहीं कहा गया है उनको। लेकिन क्या उन्होंने किसी बात का जवाब दिया किसी को? किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो हमें भी जो है उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जी जो है खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ करने पर लगे हैं। मैं ये कह रहा था कि उनके ऊपर डर जाने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने डरा दिया है, मोदी जी जो है डर गए हैं हमसे। और भी लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि मोदी जी डर गए हैं।
एक केजरीवाल हैं, उनको भी लगता है कि मोदी डरते हैं आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल को ही नहीं, उनके चेले चांडी जितने हैं छुटभइये आम आदमी पार्टी वाले, सभी इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि मोदी जी डर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनको तगड़ी टक्कर दे सकती है। तो डर गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ भाई कि डर जाना जो है बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर आपके सामने कोई सांप आ जाए अचानक और आप कहें कि हम डरते नहीं है सांप से, तो आप तो डर लिए जाएंगे तत्काल। तो अच्छा ये है कि डरते रहिए। रावण भी कहता है कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, शत्रु को बिल्कुल कमजोर मत समझिए। अगर वो आपको डराना चाहता है तो आप डर जाइए, डर करके जो है आप प्रिकॉशनरी मेजर्स उस हिसाब से लीजिए और परिस्थिति का फायदा उठाइए। ये मोदी जी की नीति है, यही हमारी भी नीति है। तो हमें तो राहुल जी की बदजुबानी से जो है कोई तकलीफ नहीं। जी, जी, मैं बोला सर। मुझे एक अलग बात लगती है ज़रा-सी, और उस पे मैं आपसे सवाल भी पूछूँगा कि जैसे मोदी जी ने एक मुझे ध्यान है कि 2019 में इंडिया टीवी के इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं था, उसमें वो गए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में और चुनाव से जस्ट पहले, मार्च की घटना है, मार्च में हुआ था इंडिया टीवी का। तो उसमें मोदी जी ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक अगर हम देखें तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस में से एक है। ये मोदी जी ने पहले ही बात कही कि अगर आप उसकी प्लानिंग देखें, ये देखें, वो देखें, तो जनता से हल्का-सा रिएक्शन आया, ओह वाह! फिर मोदी जी ने थोड़ी देर बाद ये कहा कि पाकिस्तान जो है सोच रहा था कि हम नीचे से आएँगे, हम बजरंगबली का नाम लेके ऊपर से चले गए। इस पर पब्लिक ने अद्भुत रिएक्शन दिया। बात एक ही थी, पर 2 तरीके से कही गई थी। एक पे पब्लिक ने रिएक्शन दिया, एक ने पब्लिक पे रिएक्शन नहीं दिया। सो मोदी जी जानते हैं कि जनता को सिर्फ इन्फॉर्मेशन या काम नहीं चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। वो उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले भी जब उन्होंने यह जो सबसे पहले छेड़ा उन्होंने कि राहुल गांधी किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको। क्यों बोला मोदी जी ने बात? जनता जानती है, पर उनके मुँह से सुनना चाहती है। ठीक है? तो एक क्या मूड, क्या शब्द इस्तेमाल करने। राहुल गांधी सेम काम अपनी ऑडियंसेस के लिए करते हैं। उनकी ऑडियंस जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको मज़ा आता है सुन के। उनको लगता है यही हमारा नेता है, क्यों? क्योंकि यही मोदी को गाली दे सकता है। जो मोदी को गाली दे सकता है, वो उनका नेता है। केजरीवाल जैसा आदमी सर, आपने नाम लिया उसका, कितना उसने गंद बका है मोदी जी के बारे में। हाँ, ये अलग बात है कि उसने पहले चुनाव जीत लिया, सीएम बन गया, फिर उसने जो है विधानसभा का सत्र बुला के सारी गंदी घटिया बातें करनी थी, कर दी और अपने आप को तब उसने एक्सपोज़ किया, लेकिन वो जीत चुका था। राहुल गांधी जी ने अपनी सारी मंशाएँ पहले ही प्रकट कर दी हैं और जबकि वो चुनाव अभी जीते भी नहीं हैं। ख़ैर, और मुझे तो लगता है कि इस बार सांसदी के भी लाले पड़ने वाले हैं उनको। क्या लगता है सर आपको? राहुल जी ये सारा कार्य कांग्रेस को जिताने के लिए कर रहे हैं या स्वयं को सांसद बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कर रहे देखिए, राहुल जी का जो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, आपने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग को वो एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि राहुल जी जो है डेस्परेशन में तो बहुत कुछ वो ट्राई कर चुके हैं। पिछले 10 सालों से एक के बाद एक नए-नए हथियार वो चला रहे हैं, नई-नई नए-नए गुरु उन्होंने बनाए हैं, नई-नई तरकीबें सीख करके देश से विदेश से सब आज़मा चुके हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो इस समय तक आते-आते काफ़ी डेस्परेट हो चुके हैं और वो जो है डेस्परेशन में लेफ्ट से और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट से भी अगर कुछ बचा है आगे तो वहां तक जा रहे हैं इस समय। और जैसे जैसे वो बाईं तरफ को सरकते जा रहे हैं, जो उनका टारगेट ऑडियंस जो है वो भी उसी तरीके से जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। अब बात केवल मुसलमानों की नहीं है, ये एक अलग विषय है, इस पर कभी हुँ,
चर्चा आप चाहेंगे तो हो जाएगी। ये एक अलग विषय है कि अ, मुसलमान जो है वो उदारवादी और देशभक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम का एक ही पक्ष है, वो तो जो है सो है। हुँ। लेकिन इसके इसके बावजूद मुसलमानों में जो है कुछ लोग रीज़नेबल लोग भी हैं, ऐसा नहीं। तो राहुल जी जो मुसलमानों में भी कुछ सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी बात में एक छोटी-सी लाइन जोड़ना चाहूँगा। मुसलमानों में भी कुछ इंसान हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कहने का। तो राहुल जी जैसे-जैसे बाईं तरफ को सरकते जा रहे हैं, तो उन मुसलमानों में भी जो हार्डकोर बिल्कुल कट्टर जिहादी एकदम आज के तारीख में उधर से देखिएगा तो फ्रिंज पे खड़े हुए लोग, जो बस गज़वाए हिंद के अलावा कुछ नहीं सोचते समझते, बस अब वो उस वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं। उसमें भी जो रीज़नेबल लोग हैं, जिनको आप इंसान कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, मैं इससे असहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। अब वो उन लोगों से भी कट गए हैं, केवल उस वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे गज़वाए हिंद के लिए तैयार है। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है उनके डेस्परेशन में। अब क्या है कि ये लोग जो है, जो एक बेसिक तैयारी का जो एक बेसिक पार्ट होना चाहिए कि भैया आप अपने शत्रु को पहले जानिए। सुन त्जू कहता है कि पहले आप शत्रु को समझिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ वो स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, फिर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को तौलिए। उसके बाद की आगे की लड़ाई जो है वो डिसेप्शन की है। वो कहता है कि जहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, वहाँ पे ऐसे दिखाइए जैसे आप वीक हैं, जिससे शत्रु जो है वहीं पे हमला करे, और जहाँ आप कमज़ोर हैं, वहाँ पे ऐसा बाँधिए, जो है समा बाँधिए कि उसको लगे कि नहीं भैया यहाँ तो छेड़ना इसको ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें तो तब की हैं जब आप पहचान कर चुके हैं अपनी और अपने शत्रु को एकदम सही-सही। अब ये लोग जो है मोदी को हराना तो चाहते हैं, लेकिन उनको स्टडी नहीं करना चाहते। उनको ये पहचानना नहीं चाहते, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस क्या है, इस पर जो है बात ही नहीं करना चाहते। ये तो लड़ाई इस तरीके से लड़ रहे हैं, और एक बार फिर से मैं सुन त्जू को कोट करूँगा। वो कहता है कि जो विक्टोरियस, जो विजयी जनरल जो होता है, वो लड़ाई पहले ही जीत लेता है और मैदान में बाद में उतरता है। जबकि जो हारने वाला जनरल है, वो पहले कूद पड़ता है लड़ाई में, उसके बाद सोचता है कि अब जीत कैसे हासिल की जाए। तो इन लोगों की वही हालत है। अब मोदी जी को देखिए, उन्होंने अपनी किलेबंदी इस तरीके से कर रखी है कि कहीं से भी किसी के लिए घुसने का कोई रास्ता नहीं है उसमें। वो पहले जीत चुके हैं। और जबकि हमारे पूजनीय संत राहुल जी परमहंस, वो जो है कूद पड़े हैं, एक-एक करके जो है अपने सारे हथियार हवा में ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती मोदी कर बैठेंगे, जिसकी वजह से जनता जो है उनसे दुखी होकर के हमको वोट दे देगी। तो ये स्ट्रैटेजी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में तो चल गई, मोदी के साथ तो चल नहीं सकती। जी, और जी। मुझे आपकी इस बात से मोदी जी का एक मतलब मुझे लगता है कि एक मोदी जी आराम से ऐसे सोचते होंगे, जैसे राजीव श्रीवास्तव जी कहते थे ना कि हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं पहले करते होंगे ये सब। तो मोदी जी राहुल गांधी की हरकतों को देख के यही कहते होंगे, हाँ, ये कर लो पहले तुम। और बड़े लोग हैं, ये सब करते रहते हैं। खैर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर आज की चर्चा के लिए। ठीक है, राहुल की हरकतें जो भी हैं, बातें जो भी हैं, मंशाएँ क्या हैं सर? क्योंकि जब तक ये परिवार भारत के ऊपर काबिज़ रहा, इस परिवार ने भारत को बढ़ने नहीं दिया। और इस हद तक कि 1990 तक लाके दिवालिया घोषित करा ही दिया था। उसके बाद अटल जी और नरसिम्हा राव जी का जो दशक रहा, उसमें भारत ने कुछ प्रगति पकड़ी और जैसे ही ज़रा मार्केट खुला या जरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अचानक से भारत ने एक रफ्तार पकड़ी। फिर 2004 से 14 के बीच में जब सोनिया गांधी सुपर सीएम बनी और एक बहुत ही हल्के इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह और कोई अर्थशास्त्री बस नाम के थे, अर्थशास्त्र का बेड़ा गर्क करने में उन्होंने बहुत सारे योगदान है सन 70 से लेकर 2014 तक। उनको बनाया, नीतियाँ जो 4 से 14 के बीच में लाए,
भारत को बर्बाद करने के लिए सारे काम किए गए। चाइना से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के साथ उन लोगों ने बाकायदा एमओयू किया और बम फट रहे थे, आतंकवाद फैल रहा था, नक्सलवाद फैल रहा था, बैंकों का बहुत बुरा हाल था, एनपीए कराए जा रहे थे। 46,000 करोड़ जो है इनका लैंको इंडस्ट्रीज थी हैदराबाद की, जो इनका सांसद था, उसी कंपनी की वैल्यू 96 करोड़ थी, उसको 46,000 करोड़ का लोन दिलवा दिया था इन लोगों ने, और घो के पी गया था। खैर, वो एक अलग मैटर। तो इनका कोई कर्म जब तक ये सत्ता में रहे सर, तब तक तो भारत के लिए था नहीं, भारत की बेहतरी के लिए नहीं था। दूसरा, जब ये विपक्ष में गए हैं, तब भी कोई ऐसी बात नहीं दिख रही कि ये भारत को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि जो नीतियां ये बता रहे हैं, उससे पूर्ण रूप से लगता है कि भारत बर्बाद करने के सारे प्रयास हैं। तो इनकी मंशाएं क्या हैं सर? राहुल गांधी सत्ता में क्या भारत को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए आना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। आपने बताया कि सत्ता में रहते हुए तो इनके सारे कर्म जो है वो देश का भट्टा बैठाने के लिए ही हुए। तो जब सत्ता में रहते हुए देश का भट्टा बैठाने वाले कर्म किए, तो सत्ता के बाहर रहते हुए देश का भला कैसे सोच सकते हैं? वो तो आदत ही पड़ी है। अब इनका जो है, जो संत वाला नैरेटिव है, वो मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, किसी दिन और करेंगे उस पे। लेकिन अगर ये संत नहीं है तो परले सिरे के बेवकूफ हैं। मतलब दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं इनकी हरकतों के, कि या तो एकदम भाई परमहंस हो चुके हैं, हार जीत की परवाह नहीं करते। भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हानि लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको संत है। और दूसरा नरेटिव ये हो सकता है कि ये एकदम परले सिरे के बेवकूफ हैं, इनको कुछ भी अता पता नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं। तो अगर इनको बेवकूफ मान भी लिया जाए, तो भी इनके जो हैंडलर्स हैं, जो इनको सलाह देते हैं और जो रिसोर्सेज देते हैं, इनके ऊपर जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, वो तो बेवकूफ नहीं हो सकते। वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि वो ये मान लें कि इस तरीके की बातें अगर इनसे कराई जाएं तो ये कल सत्ता में आ जाएंगे और फिर हमको जो है ये पे बैक करने की पोजीशन में होंगे। जो इनके हैंडलर्स हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में इनका कोई भविष्य नहीं है। और एक भविष्यवाणी बिना मांगे हुए ही मैं कर दे रहा हूं कि कांग्रेस की जो है इसमें 30 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। तो ये उनको पता है, जो हैंडलर्स हैं इनके, जॉर्ज सोरोस या जो भी इनको हैंडल। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद, मोदी 3.0 के सत्ता में आ जाने के बाद की तैयारी है ये। जैसे कि 2019 में 2019 में भी नैरेटिव तो यही गढ़ा गया था। ताजा ताजा जो है वो 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हारे थे और लग रहा था कुछ लोगों को कि भाई इस बार जो है बड़ा टफ है, इस बार नहीं जीतने वाले हैं। तो और जब 303 सीटें जीत गई पार्टी, जब चुनाव का नतीजा आ गया, तो उस समय असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट आप याद करें, बहुत ही मतलब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर के दिया गया वो बयान था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जीत गए 303 सीट, सरकार आपकी बन गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें वो कर लेंगे। आपको आपकी मर्जी के हिसाब से चलने नहीं दिया जाएगा। आपके हर फैसले का संसद में और सड़क पर विरोध किया जाएगा। और एग्जैक्टली यही किया उन लोगों ने। अगर आप देखें तो 2019 में सरकार बनाने के बाद शुरू के 5-6 महीनों में ही दो बड़े बड़े रिफॉर्म हो गए। 3 तलाक का कानून जो है बन गया, 370 हटने का बिल जो है पास हो गया संसद से। लेकिन उसके बाद जो है कोई वो, मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म को छोड़ दीजिए, उधर तो कोई देखता भी नहीं है। बाकी ये जो इस तरीके के रिफॉर्म्स हैं, ये कुछ नहीं कर पाए। एक इन्होंने कृषि कानून बनाया, बहुत बढ़िया कानून थे वो, और मैं समझता हूँ कि वो किसी तरीके से घुमा फिरा करके फिर से लाए जाएंगे निकट भविष्य में। कृषि कानून बनाया लेकिन उसको वापस लेना पड़ा।
सीएए उन्होंने बनाया। सीएए बनाने के बाद जो अगला स्टेप उसका होना चाहिए था, एनपीआर, एनआरसी वगैरह, वो तो बाद की बात है। ये ही लागू नहीं कर पाए 4 साल तक। तो जैसा उन लोगों ने कहा था वैसा ही किया, इनको काम नहीं करने दी। तो इस बार भी उनकी कोशिश यही है, जीत तो जाएंगे लेकिन काम नहीं करने देंगे। और काम नहीं करने देने के लिए सबसे ज्यादा इंडिया में जो एक वर्ग है, जो मिलिटेंट है, जो सड़क पर आने के लिए हमेशा तैयार है, जो कोई भी तर्क तर्क की कोई बात ही नहीं सुनता है, हमेशा जो है सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ रहता है। तो उस वर्ग को भड़काने की कोशिश है। उस वर्ग को भड़काने की कोशिश है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए देखो इन्होंने अ, इतनी कोशिश की तुमको खत्म करने की। लगातार उनको तो यही सिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वो मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और नैरेटिव यही चलेगा कि भाई ये अब जीत गए, अब इनको संविधान को खत्म नहीं करने दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई मेजर रिफॉर्म ये लेकर के आएंगे, फिर से उसी तरीके से किसान आंदोलन की तरह से जो है, या शाहीन बाग की तरह से जो है आ जाएंगे लोग सड़क पर। ये उसकी तैयारी कर रहे हैं ये, जीतने के बाद भी इनको काम न करने दिया जाए। और इसीलिए इसीलिए जो है मोदी जी इस बार 370 और 400 पार की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो है फिर उनके कोई उनके जो भी आंदोलन जीवी हैं, मतलब कोई दम नहीं रह जाएगा उनकी बात कि भाई ये देखो, ये हमारे पास 400 से ज्यादा एमपी हैं, और जो कि पूरे देश से जो है आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसा वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल देश के एक हिस्से से जीते हुए लोग हैं। हुँ, और लगभग 50% के आसपास वोट भी इस बार मिलेगा। हुँ, तो आधी जनसंख्या का समर्थन भी हमारे साथ है। तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कुछ भी कहने करने का। और इस बार अगर जो है ज्यादा एडवेंचरस होने की कोशिश की तो सख्ती से कुचल दिए जाएंगे। दैट्स द आइडिया। जी। और ऑफ कोर्स पिछले 5 साल की बात आपने की, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर हमारे साथ किया गया, दैट वाज़ कोविड, कोरोना। और उसको कोई आदमी बिल्कुल भी एक बीमारी ना माने, वो वॉर था। वो पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने का नया तरीके का बायोलॉजिकल वॉर था। उसमें भी 2-3 साल बर्बाद हुए, पर जैसा आपने कहा कि मोदी जी आपदा में अवसर ढूँढ लेते हैं, परिस्थितियों को अपने फ़ेवर में कैसे करना है, तो उसके दौरान उन्होंने वैक्सीन बनाकर, और कैसे बनी मैं उन लोग को पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई। तो अद्भुत तरीके से बनाया और कितने कष्ट झेले। एक गोइंग वायरल नाम की किताब है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए लोगों को। डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने लिखी है। अ, मेरे पास है, मैं किसी दिन उस पर भी चर्चा करूँगा, जिस पर फ़िल्म भी बनी, वैक्सीन वॉर। ख़ैर, अ, तो कोविड ने भी 2 ढाई साल बर्बाद किए देश के, लेकिन उसमें भी उन परिस्थितियों में सँभाल ले गए देश को, वरना देश टूट जाता। कोविड में यदि कोई और सत्ता होती तो 100% टूट जाता, जो राहुल गांधी लोग की मंशा थी। 100, बाकी सारे स्टेट्स तो तैयार बैठे थे ना सर। केजरीवाल बोल रहा था हम खुद करेंगे, अपना देख लेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हम खुद देख लेंगे, डीएमके हम खुद देख लेंगे, बंगाल में हम खुद देख लेंगे। सब एकदम अपने आप को सेंटर से एकदम अलग राह पर ले जाने के लिए तैयार थे। एक वैक्सीन परचेज़ की ही बात थी, बट दे वर नॉट अलाइनिंग विद द सेंटर। खैर, एक अलग मैटर है। फिर लेकिन फिर भी बड़े सारे काम हुए। अब इस साल हमारा श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्री राम लला विराजमान की। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ देश के लिए, और 370 वगैरह हट गया, शांति है। कश्मीर भी अब शांत है, आतंकवादी नहीं है। मतलब हैं, एक कुछ सीमा, कुछ लोकेशन तक सीमित कर दिए गए हैं। देश में बम नहीं फट रहे, देश शांत है, प्रगति की राह पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम देख रहे हैं। एंड नाउ इट्स 3.0 में तो जो गियर लगेगा, वो हम लोग देखना चाहेंगे बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि इनकी मंशा यही है कि किसी तरह हम राह में रोड़ा, भारत की राह में, भारत की प्रगति, भारत की स्टेबिलिटी की राह में हम रोड़ा बने रहें। और विदेशी शक्तियों की भी बड़ी इच्छा है कि हमको राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे और अखिलेश यादव जैसे कमजोर चरित्र के लोग ही चाहिए, जो वो करें जो हम उनसे करवा सकें। अभी तक तो उन्होंने एन्जॉय किया था, पर अब उनको पच नहीं रहा है मोदी जी का आना। खैर, देखते हैं। पर आज जो आपने राहुल गांधी जी के बारे में बात की सर, ये बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि सुन जो अगर ये कहता है कि दुश्मन को पहचानो, तो हमारे लिए भी तो आवश्यक है ना कि हम इस दुश्मन को पहचानें। दुश्मन खुद चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के कह रहा है हमको पहचान लो, मैं ऐसा हूँ। तो ये बड़ी आवश्यक बात है। राहुल गांधी जी काफ़ी बड़ा योगदान कर रहे हैं भारत की प्रगति की राह में, क्योंकि वो बता रहे हैं कि दुश्मन मैं हूँ,
और मैं ये करूँगा और मुझे पहचान लो। खैर देखते हैं भविष्य क्या कहता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल सर, अपनी आपने इतनी जानकारियाँ दी हमें और अपनी विचार सामने रखे और हम आपका स्वागत फिर से करना चाहेंगे अन्य विषयों पर भी। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, दुश्मन को पहचानने की बात बड़ी ज़रूरी है। कृपया इसलिए वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके माध्यम से यह बात और लोगों तक पहुँचे और लोग का शत्रुबोध जगे। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पास एक से एक गुणी लोग हैं, अनिल सर जैसे लोग हैं। हम इन लोग के विचार, इन लोग की बातें आप तक लाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम, राम। जय श्री राम।